हेलो साथियों, वेलकम टू अभी स्टडी। मैं अविनाश आप सबका इस चैनल पे स्वागत करता हूं। आप सब इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो वह सबसे पहले आपको मिले। आज हम आपसे हिंदी के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आप सभी जानते हैं साथियों कि आगामी जितनी भी परीक्षाएं हैं वह सभी में आपको हिंदी देखने को मिल रहा है। उसमें हिंदी के प्रश्न आते ही आते हैं। वह 25 से 30 नंबर के हो सकते हैं। कई एग्ज़ाम में, जैसे आपका वीडियो का एग्ज़ाम है तो उसमें प्रश्नों की संख्या बढ़ा देता है। बीएड एंट्रेंस है उसमें बढ़ा देता है। तो इस तरह से आप देखिए हिंदी का सिलेबस एक व्यापक स्तर पे बढ़ता जा रहा है। और हिंदी का सिलेबस जो कि निश्चित तो है, लेकिन उसको पढ़ने में आपको थोड़ा सा एक समय और लगन का ज़रूरत पड़ेगा, जबकि हम आपके साथ हैं। और आइए हम आपको आज थोड़ा सा हिंदी के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप सबको पता है, हिंदी जो है वह ईरानी भाषा का शब्द है। हिंदी किस भाषा का शब्द है? ईरानी भाषा का शब्द है। आप कह सकते हैं हिंदी जो है हमारा ईरानी भाषा का शब्द है। तो आप जैसे कि आप इस बात को समझिए, हमारा हिंदी क्या है? हिंदी किस भाषा का शब्द है? हिंदी भाषा का शब्द है। तो आपका जवाब होगा ईरानी भाषा का शब्द है। क्या होगा? ईरानी भाषा का शब्द है। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि हिंदी आज के सभी एग्जाम, जो भी यूपी SSC करा रहा है, या शिक्षक भर्ती है, या आपका यूपी पुलिस है, या यूपी लेखपाल है, तो आप ऐसे देख सकते हैं प्रदेश स्तर पर जो भी आपकी भर्तियां हैं उसमें हिंदी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए हिंदी के प्रश्न डाले जा रहे हैं। तो हम हिंदी को आप थोड़ा सा इस पर आपको समझाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि हम चाहते हैं या किसी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो उसमें सबसे पहले आपको एक प्लानिंग की जरूरत पड़ती है। आप अगर उसका कोई प्लानिंग नहीं करेंगे तो आप नहीं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे अच्छे से। आज जब प्लानिंग करेंगे, उसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे, तब जाके आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अब जैसे हम जानते हैं कि हमको हिंदी में सिलेबस निश्चित कर दिया गया है, तो हमको उतना ही के अंदर पढ़ना है। क्योंकि पढ़ाई हमारा क्या है? जो हमारा पढ़ाई है वो समुद्र के समान है, लेकिन हमको पूरा समुद्र नहीं ना लेना है। तो इसमें थोड़ा अच्छा लगेगा हमको, तो हम डालते हैं क्या है? पाठक क्या है? वर्णमाला। अभी आइए, जो हमारा वर्णमाला है, वर्णमाला हमारा संपूर्ण वर्णमाला 2 भाग में बटा है। हमारा संपूर्ण वर्णमाला कितने भाग में बटा है? 2 भाग में। अभी आते हैं, पहले भाग को हम बोलते हैं स्वर, और दूसरे भाग को बोलते हैं व्यंजन। दूसरे भाग को क्या बोलते हैं? व्यंजन। अभी स्वर क्या है और व्यंजन क्या है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, स्वर किसे कहते हैं? स्वर का शाब्दिक परिभाषा क्या हो सकता है? शाब्दिक अर्थ क्या हो सकता है? स्वर किसे कहते हैं? स्वर वह होता है जिनके उच्चारण में हमें किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यानी कह सकते हैं स्वर का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है। क्या कह सकते हैं? स्वर का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है, जबकि वहीं पर हम देखेंगे व्यंजन का उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकते। अगर जो हमको व्यंजन का उच्चारण करना है तो हमें स्वर की सहायता लेनी ही पड़ेगी। व्यंजन का अगर जो हमको उच्चारण करना है तो हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ेगी, जबकि
स्वर के उच्चारण में हमको व्यंजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैसे अगर जो आप मान लीजिए हमारा स्वर में हमारा है ओ, क्या लिख रहा होगा ओ। अब आप इसका उच्चारण करके देखिए, ओ बोलिए, हमारे कंठ से निकलेगा ओ। क्या हमें किसी व्यंजन की आवश्यकता पड़ी? नहीं पड़ी। आप समझिए ये हमारा स्वर है, स्वर अ आ इ ई उ ऊ, जो भी ये स्वर है इसका उच्चारण करने में हमें किसी व्यंजन की आवश्यकता पड़ रही है। अब जैसे मान लीजिए हम लिखे हैं आ, क्या इसको उच्चारण करने में किसी व्यंजन की आवश्यकता पड़ी? लेकिन यहीं पर अगर जो हम क लिखना चाहते हैं तो हमको क्या लिखना पड़ेगा? क लिखने के लिए हमको क प्लस अ लिखना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे? क प्लस अ, तब बराबर क होगा। यानी क के लिए हमको यहाँ पे स्वर मिल गया, ये स्वर मिल गया और ये व्यंजन मिल गया। यानी ये व्यंजन बोलना है तो हमको स्वर की सहायता लेनी ही पड़ रही है, तब जाके हमारा ये क्या हो जा रहा है, हमारा व्यंजन बन रहा है। अब जैसे मान लीजिए गा लेना है तो गो आ प्लस आ, अगर जो ऐसे करेंगे तब जाके हमारा क्या बनता है? गा। आप देखिए हमको यहाँ गो बोलना था और गा आएगा, जब आ का मात्रा लगाएंगे तब जाके आता है। यानी आप कह सकते हैं कि स्वर का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है, आप व्यंजन का उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकते हैं। इसके उच्चारण के लिए यानी हमारा ये जो व्यंजन है, व्यंजन के उच्चारण के लिए हमको किसकी आवश्यकता पड़ेगा? स्वरों की आवश्यकता पड़ती है। स्वरों को उच्चारण करने के लिए व्यंजन की आवश्यकता पड़ती है? नहीं पड़ती है। तो एक बात तो ये, दूसरा ये कह सकते हैं कि स्वर के उच्चारण में हमको कम समय लगता है, हमारे मुख से कम समय में कम वायु यानी कम सांस निकाले तो हम स्वर बोल सकते हैं। लेकिन व्यंजन बोलने के लिए हमको अधिक समय का प्रयोग करना पड़ता है, यानी हमको अधिक समय निकलता है। आप खुद बोल के देखिए, ओ आ ई, इधर बोलिए को ख गो घो, ये देखिए बोलने में अंतर आ रहा है। यानी इसमें समय लगेगा और इसमें समय कम लगेगा। आप क्या कह सकते हैं? इसमें कह सकते हैं क्या होता है और ये माला क्या होता है। इन दोनों को दो शब्द मिलकर बना है ना, ये आप कह सकते हैं कैसे? तो देखिए ये होता है वर्ण प्लस माला, शब्द बीच में से टूट गया, बराबर क्या बनेगा? वर्ण माला। क्या बनेगा? वर्ण माला, वर्णमाला हो गया, आप कह सकते हैं। तो ये तो हमारा पहला शब्द हो गया, ये दूसरा शब्द हो गया। लेकिन इसको समझेंगे पहले, वर्ण किसे कहते हैं? तो हम यहां लिख देते हैं वर्ण। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण किसे कहते हैं? तो आप कह सकते हैं कि हमारे मुख से, यानी हमारे मुख से जब कोई ध्वनि निकलती है, हमारे मुख से जब कोई ध्वनि निकलती है तो उसे ही वर्ण या अक्षर कहते हैं। जैसे हम बोले को, खो, ओ, आ, ई, तो यह जो हमारा ध्वनि यानी आवाज हमारे मुख से, ये कंठ से जो निकलता है, इसे ही वर्ण या अक्षर कहते हैं। तो हम कह सकते हैं, परिभाषा क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं जब हमारे मुख्य से, जब हमारे मुख्य से कोई ध्वनि निकलता है तो
उसको वर्ण कहते हैं तथा वर्ण को ही अक्षर कहते हैं। वर्ण को ही अक्षर कहते हैं। अक्षर कहते हैं। आप कह सकते हैं, जैसे हम क्या बोले हैं को, तो हमारे मुख से क्या निकला को, तो यहाँ हम लिख सकते हैं एक चीज और समझ लीजिए आप लोग। अब हम क्या कर सकते हैं, ये वर्ण तो समझ गए, वर्णमाला है। अब क्या समझेंगे, वर्णमाला है। तो वर्णमाला एक सेकंड मार्कर हमारा वर्णमाला, वर्णमाला, ये वर्णमाला क्या होता है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं, नो डाउट। वैसे भी आप लोगों को स्क्रीनशॉट करने का मौका दिया जाएगा, लेकिन साथ में इसको नोट डाउन करते चलिए, समझते चलिए। अब हम आते हैं वर्णमाला। वर्णमाला क्या होता है, वर्णों के व्यवस्थित क्रम को, वर्णों के व्यवस्थित क्रम को ही क्या बोलते हैं, वर्णमाला बोलते हैं। जैसे भाई किसी न किसी चीज को व्यवस्थित क्रम ही रखा जाता है। आप समझिए, यदि हम क के बाद अ लिख दे, अ के बाद ख लिख दे, ख के बाद ज्ञानी लिख दे, विज्ञानी के बाद य लिख दे, तो क्या यह व्यवस्थित क्रम में है? आप कहेंगे नहीं। आप बताइए, यह व्यवस्थित क्रम में है? नहीं। यानी अक्षर तो है, वर्ण तो है ये। आप ये कह सकते हैं कि सर यह वर्ण है या अक्षर है, लेकिन व्यवस्थित क्रम में है? नहीं, यह व्यवस्थित क्रम में नहीं है। हमारा वर्णमाला का परिभाषा क्या कहता है? वर्णमाला का परिभाषा यह कहता है कि वर्णों के व्यवस्थित क्रम को क्या बोलते हैं? वर्णमाला कहते हैं। तो देखिए, हम अगर जो इसको व्यवस्थित क्रम में रखते हैं तो क्या होता है, आइए वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। यानी वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। जैसे मान लीजिए, हम अपना एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमको पता है ओ के बाद क्या आएगा, आ, ई, बड़ी ई, उ, बड़ा उ। यानी आप देखेंगे यहाँ पे ये सब क्या है, व्यवस्थित क्रम में है। उसी क्रम में अगर हमको लिखना हो तो लिखेंगे को, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ। यानी आप यहाँ भी देखेंगे एक व्यवस्थित क्रम में ही चला जा रहा है। यानी कह सकते हैं कि वर्णमाला में वर्णों को व्यवस्थित क्रम में ही रख सकते हैं। इन्हीं व्यवस्थित क्रम में जब रखते हैं तो इसी को क्या बोलते हैं, वर्णमाला बोलते हैं। ठीक है, आप चाहे तो इतना नोट डाउन कर सकते हैं। 3 महीने में अच्छे से कंप्लीट हिंदी आप कर लेंगे। 3 महीने में कंप्लीट हिंदी पढ़ लेंगे, वो भी अच्छे से। मतलब अगर जो आप मान के चलिए, अगर जो अच्छे से पढ़ते हैं, 100 में अगर जो हिंदी पूछता है तो मान के चलिए कि आप 92 से 95% तक आप सही करेंगे। यानी 100% का अगर जो हिंदी पूछ रहा है
तो आप 92 से 95% तक ला देंगे। यहाँ तक कि बच्चे 100% भी लाते हैं, लेकिन मैं फिर भी मानता हूँ 95 यानी 100 में से 95 प्रश्न आप सही करके आते हैं। बाकी क्यों ऐसा क्यों आप कह सकते हैं कि सर आप 100% क्यों नहीं कह सकते हैं? देखिए 100% इसलिए नहीं कहा जाता है क्योंकि जो एजेंसियां पेपर कराती हैं यानी स्वयं भर्ती बोर्ड 3 से 4 प्रश्न को विवादित रखता है, क्योंकि उनसे भी प्रश्न छापने में मिस्टेक हो सकता है, क्योंकि किताब क्या होता है एनसीईआरटी पैटर्न। अच्छा, मैं आपको एनसीईआरटी पैटर्न पर ही सब पढ़ाऊंगा, सभी जानकारियाँ। क्यों? क्योंकि आपको एनसीईआरटी पैटर्न पर ही सभी प्रश्न के आंसर मिलते रहेंगे, जो चाहे परीक्षा हाल में बैठे हो तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा एनसीईआरटी बेस पे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो हम आते हैं यहाँ पे, मैं 95% इसलिए कहा हूँ क्योंकि 5% प्रश्न क्या होता है, ये स्वयं विभाग भर्ती बोर्ड ही विवादग्रस्त रखता है। क्यों? वो जान के नहीं रखता है, क्या करता है, किसी बुक में कुछ छोड़ दिया है, किसी बुक जब वो ऑथेंटिक पेपर उठाता है तो बहुत ज़्यादा सही जाएगा, तो आपका 96 से 97% तक ही आपका क्या होगा, सही आ सकता है। उसमें भी 3% आपका डिफॉल्ट होगा, तो उतना चलता है। अभी हम यहाँ पे समझते हैं 95% अगर हम किसी एग्जाम में अपना जो हम प्राप्त करते हैं कि हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। अब मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, आप मेरे चैनल से जुड़िए, मैं आपको अच्छे से अच्छे हिंदी, मैथ, जीके, जीएस, रीजनिंग, ये सभी एग्जाम की मैं जो भी पेपर है सबका तैयारी कराऊंगा। आगे चल के आप आइए, जुड़िए। धन्यवाद आप सबको, धन्यवाद। आप हमारे इस चैनल से जुड़िए, अपना प्यार और आशीर्वाद दीजिए और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए। आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको कोई भी हम वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद। अभी एकेडमी आपका धन्यवाद।